जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मिशन लूसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ट्यूटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 के सभी प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनती है। चलिए आज का वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक नरेंद्र सिंह कपानी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो वास्तविक गैस जो होता है आदर्श गैस के रूप में वो निम्न दाब और उच्च ताप पर क्रिया कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत लेपन की प्रक्रिया विद्युत रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मृदु है? तो सबसे अधिक मृदु की बात आई है तो ऑप्शन नंबर डी सोडियम आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉस्मेटिक पाउडर किस में बनाए जाते हैं? तो कॉस्मेटिक पाउडर टेल्क के बनाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपोप्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सीधा सीधा भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं तो आंसर मार दीजिए फॉस्फोलिपोप्रोटीन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्जी उपकरण के कार्य नीचे दिए हुए हैं, हम लोग देखते हैं। इसके द्वारा अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है, कुछ परिस्थिति में यह सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। यह भी सही है। आगे है, इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली तो लाइसोसोम को। और लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डूबे के द्वारा किए गए थे। कब? 1958 में किए गए थे। इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 के प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? तो राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे। चुनाव आयोग की बात आई है तो याद रखिएगा इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और यदि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो आंसर हो जाएंगे राजीव कुमार। आंसर हो जाएंगे राजीव कुमार। और इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्त भी इसमें है, इसकी संख्या 2 है। दोनों को याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अन्य चुनाव आयुक्त में ज्ञानेश कुमार को याद रखिएगा और इनके अलावा एस संधू को याद रखिएगा। इसका पूरा नाम सुखवीर सिंह संधू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। समवर्ती सूची में पूछा जाएगा वर्तमान में कितना विषय है? तो 52 विषय है। राज्य सूची में वर्तमान में कितना विषय है? 61 विषय है। और संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून 1996 में बनाए गए थे। और यदि स्थानीय स्वशासन के जनक भारत में पूछे तो आंसर हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है, सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेंटोसा द्वीप सिंगापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर डी। ग्रेट बेसिन पठार कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बेसिन पठार कोलंबिया पठार के दक्षिण में स्थित है। कोलंबिया पठार के दक्षिण में। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, यूकॉन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएंगे। यूकॉन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसी नदी से मिलता जुलता एक है चैनल, उसको यूकाटन चैनल बोलते हैं। यूकाटन चैनल प्रश्न पूछा जाएगा, यूकाटन चैनल किन के बीच है? तो याद रखिएगा, यूकाटन चैनल एम फॉर मैक्सिको और क्यूबा, याद रखिएगा मैक्सिको और क्यूबा, आप इसे याद रख लीजिएगा। मैक्सिको और क्यूबा के बीच यूकाटन चैनल स्थित है। प्रश्न संख्या अब हम लोग 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है फ्रेंड, एक साइड महाजनपद दिया हुआ है, दूसरी साइड उसकी राजधानी दी हुई है। तो यहाँ पे पूछा गया है मत्स्य की राजधानी, तो मत्स्य का क्या हो जाएगा? विराटनगर। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। सुरसेन का राजधानी मथुरा और आसमक का पोतन। तो इसका आंसर हो जाएंगे 1 का 3, 2 का 4, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा है। इसके अलावा यदि इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि साउथ इंडिया में स्थित एकमात्र जनपद क्या हो जाएंगे? असमक, मतलब दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र जनपद जो है असमक है। और महाजनपद के बारे में यदि पूछे कि 16 महाजनपद का जानकारी किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? भगवती सूत्र हो जाएंगे, भगवती सूत्र। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करना है कि 16 महाजनपद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 16 को देखते हैं। सिमरौबगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो सिमरौब जो है कर्नाट राजवंश की राजधानी थी, याद रखिएगा। और इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है पाल राजवंश की राजधानी, तो पाल राजवंश की राजधानी मुंगेर थी, इसे भी याद रखिएगा। और चेर राजवंश की राजधानी जो चर्चित राजधानी है, इसमें आप बंजी याद रखिएगा। चेर राजवंश यानी चेर को केरल पुत्र के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग, केरल पुत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होते थे? तो इसके लिए मीर बख्शी उत्तरदायी हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है, पहले देख लेते हैं। मंसूर है, मनोहर है, अबुल हसन है, लेकिन ख्वाजा अब्दुल समद नहीं है। ये किसके समय के चित्रकार थे? तो अकबर के समय के ये चित्रकार थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 19 के प्रश्न को देखते हैं। 19 में है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? तो देखिए, जगह जगह पर शिक्षा देने के लिए जो अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, इन्हें धम्म महामात्र कहा गया था, धम्म महामात्र। और धम्म महामात्र की यदि नियुक्ति आपसे पूछे, धम्म महामात्र की यदि आपसे नियुक्ति पूछे किस अभिलेख में है? तो 5वां अभिलेख में है। किस अभिलेख में? 5वां अभिलेख में है। इसके अलावा यदि आपसे पूछे स्त्री महामात्र की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, ये किस अभिलेख में है? तो ये हो जाएंगे आपके लिए आंसर 12वां अभिलेख या शिलालेख, याद रख लीजिएगा। किसमें? स्त्री महामात्र पूछे तो 12वां, और धम्म महामात्र की नियुक्ति पूछे तो 5वां शिलालेख, याद रखिएगा। शिलालेख का अध्ययन यदि पूछे आपसे क्या होता है? तो एपिग्राफी। शिलालेख का अध्ययन क्या होते हैं? एपिग्राफी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एलिफिस्टन ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएंगे ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? मतलब ऐसा किन्होंने पहली बार
टिप्पणी क्या था, ये इन्होंने पूछा है। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रोमिला थापर। प्रश्न संख्या 22 के प्रश्न को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमार को कौन सा पद दिया जाता था? तो राजकुमार को राज्यपाल या गवर्नर का पद दिए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए। तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुलुक वंश का अंतिम शासक यहाँ पे पूछा है, सदाशिव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सदाशिव। और यदि पूछेगा तुलुक वंश के महान शासक कौन थे, तो कृष्णदेव राय इसका आंसर हो जाएंगे। कृष्णदेव राय का 2 पुस्तक याद रखिएगा। एक याद रखिएगा जाम्बती कल्याणम, एक याद रखिएगा जाम्बती कल्याणम। इसके अलावा आमुक्त माल्याद याद रखिएगा, आमुक्त माल्याद याद रखिएगा। ये दोनों पुस्तक किसका है? कृष्णदेव राय के हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि जाम्बती कल्याणम किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और आमुक्त माल्यदा ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? चलिए शुरुआत से हम लोग देखते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920 में 1 अगस्त को हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो देखिए 1916, 1919, 1920, 1930, आई थिंक हमको लग रहा है पहला ऑप्शन ही ये बढ़ते क्रम में है। इसका आंसर पहला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 25 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। कौन किए थे? M.K. गांधी किए थे। कौन किए थे? तो M.K. गांधी। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? अफीम नीति का परिणाम था। तो फुलगुड़ी धेवा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फुलगुड़ी धेवा। और यदि फ्रेंड आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो अफीम होता है इसकी प्राप्ति किससे होती है? तो पौधे का जो अधपका फल होता है, अधपके फल जो होते हैं, या लेटेक्स बोल सकते हैं, लेटेक्स, इससे प्राप्त होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 28 को देखते हैं। 28 का प्रश्न है फ्रेंड, सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो सूरत में नमक विद्रोह 1844 में घटित हुए थे, याद रखिएगा। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 30, यहाँ पर VVI हम लिखते हैं, आप लोग इसे ठीक से देखिएगा और याद रख लीजिएगा। यहाँ पे गिनी गुणांक की बात आई है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए पहला कथन को देखते हैं। ये समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी, ये गलत बोल रहा है फ्रेंड। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे ये गलत था। तीसरा है यह लॉरेंज वक्र को प्रयोग से उत्पन्न किया जाता है, यह लॉरेंज वक्र को प्रयोग से उत्पन्न किया जा सकता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, इसे याद रखिएगा। 2 नंबर का जो यहाँ पे गलत था इसको हम सही किए हैं, याद रखिएगा। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा आय असमानता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी, अधिक होगी। और जितना गिनी गुणांक जितना कम होगा आय असमानता उतनी ही कम होगी। गिनी गुणांक का जो मान होता है फ्रेंड, ये 0 से 1 के बीच होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 के बीच होते हैं। यदि मान 0 है, ध्यान दीजिएगा, यदि मान 0 है तो जो असमानता है, आय का असमानता या वितरण बोल लीजिए, आय का वितरण जो है
ये समान है। ये क्या है? समान है। अगर मान 1 होगा तो आय का जो वितरण है वो क्या है? असमान है। क्या है? असमान है। ये दोनों पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है मूल्य विभेद। तो मूल्य विभेद से संबंधित हो जाएंगे भूमि एकाधिकार। मूल्य विभेद से संबंधित हो जाएंगे भूमि एकाधिकार। उसके बाद है भूमि सुधार, तो ये हो जाएंगे चकबंदी। भूमि सुधार चकबंदी। गरीबी का दुष्चक्र, ये हो जाएंगे रैगनर नरकसे। इसके अलावा लास्ट में IBRD, ये हो जाएंगे ब्रेटन वुड सम्मेलन। तो 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1, ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32 में है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में प्रमुख योगदान देता है? तो भारत की GDP में तृतीयक क्षेत्र प्रमुख योगदान देते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आगे है एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी तत्व क्या है? तो वैश्वीकरण की बुनियादी तत्व प्रवाह है। क्या है? प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 34 में है भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में शामिल था। तो पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में समृद्धि, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, ये सभी शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। और पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो भारत किस देश से ग्रहण किया है? तो रूस से ये ग्रहण किए हैं। प्रश्न संख्या 35 है आधुनिकीकरण में शामिल है। तो आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। ए एवं बी दोनों। प्रश्न संख्या 36 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग, यानी सार्वजनिक उपक्रम जो है इसका सरकार त्याग कर रही है। तो किसके हाथों त्याग करेगी? यानी किसी व्यक्ति के हाथों त्याग करेगी। यदि वो किसी व्यक्ति के हाथों में आ जाती है तो वो क्या कहलाती है? निजीकरण कहलाती है। तो वही पूछा गया है कि सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार यदि त्याग करेगा तो क्या कहलाएंगे? निजीकरण। अगला प्रश्न है अवशेषी क्षमता का अर्थ क्या है? हम लोग पिछले कुछ सेट में इसको पढ़े थे कि अवशेषी क्षमता का क्या अर्थ है। तो अवशेषी क्षमता का अर्थ होता है पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता। पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता। प्रश्न संख्या 38 के प्रश्न को देखते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को चुनना है। ये पशु में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही है। ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिज को असंतुलित कर देता है, ये गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करती है, बिल्कुल सही है। यह कैंसर पैदा करती है। तो 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। प्रश्न संख्या 39 में है फ्रेंड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूची थी? तो इसमें कुल 6 अनुसूची थे। इसके साथ आप इसे याद रखिएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। 1972 में। और इसमें कितने अनुसूची थी? तो 6। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ? तो 1897 में। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? दार्जिलिंग में। और कब? 1897 में। अगला प्रश्न है विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपना सीमा साझा नहीं करते हैं? क्या पूछा गया है? नहीं करते हैं। तो विक्टोरिया झील जो है ये याद रखिएगा TUK से अपना सीमा साझा करते हैं। टी से क्या हो जाएगा? तंजानिया। टी से तंजानिया। यू से क्या हो जाएगा? युगांडा। और के से क्या हो जाएगा? केन्या। तो तंजानिया, युगांडा और केन्या सीमा साझा करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन ए है रवांडा। रवांडा से अपना सीमा साझा नहीं करते, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र पूछा तो ये हैदराबाद में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 43 के प्रश्न को देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रख लीजिए।
पीएम कुसुम योजना संबंधित है? तो पीएम कुसुम योजना कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है। किससे है? तो कृषि सौर पंप व्यवस्था से। इसकी शुरुआत 2019 में किया गया था पीएम कुसुम योजना का। प्रश्न संख्या 44, 1998 ईस्वी में गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तो सबसे पहली बात तो याद रखना है, तपस मजूमदार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1998 में। और यह किससे संबंधित है? शैक्षिक व्यय से। आगे है, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ माओ त्से तुंग के द्वारा किए गए थे। माओ त्से तुंग के द्वारा किए गए थे। माओ त्से तुंग जो है फ्रेंड, माओ त्से तुंग चीनी साम्यवादी हम बोलेंगे, साम्यवादी जो है गणतंत्र, चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष थे। फर्स्ट लिख देते हैं, प्रथम अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? तो माओ त्से तुंग। चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माओ त्से तुंग थे। प्रश्न संख्या 46 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 में है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो जीवीय घटक से। पर्यावरण जो है किससे बनता है? जीवीय घटक से। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रश्न संख्या 48 का प्रश्न है, जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर हो जाएगी तो लागत की प्रवणता, मतलब सीमांत लागत आप कुछ भी इन्वेस्ट किए हैं और जो उसका औसत लागत है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? शून्य हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? उसकी लागत की प्रवणता शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो वो कर क्या कहलाएगा? तो वो एक अनुपातिक कर के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पहला है अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, सही है। दूसरा है जे.एम. किंज, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स, अधिशेष मूल्य सिद्धांत, ये भी सही है। अमर्त्य सेन, निर्धनता का दुष्चक्र, ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। अमर्त्य सेन के बारे में दो इंपॉर्टेंट जानकारी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसे नोबेल पुरस्कार 1998 में मिले थे। और किस क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट है? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इसे इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए ये नोबेल है। और इसके अलावा यदि आपसे पूछे कि इसे भारत रत्न कब मिला था? भारत ठीक 1 साल बाद 1999 में भारत रत्न मिले थे। तो फ्रेंड ये आज का लास्ट प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट स्टूडेंट तक भी इसे शेयर कीजिए। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।